नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप लोग देख रहे हैं खास सीरीज जिसका नाम है रैपिड रिवीजन। और रैपिड रिवीजन के अंदर हमारा जो मोटो है वो बहुत क्लियर मोटो है और बहुत साफ और सटीक मोटो है, जिसका मतलब ये रहेगा कि अपन आने वाले कई सेशन के अंदर वो सारे टॉपिक टारगेट करने वाले हैं जिनका हर एक एग्जाम में इनका वेटेज रहता हो, और उसको अपन बिल्कुल सीधी और सटीक भाषा के अंदर अपन डिस्कस करेंगे और टू द पॉइंट में सारा कंटेंट लिखूंगा। और आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप अलग से एक अपनी नोटबुक तैयार रखें जिसका नाम रहेगा रैपिड रिवीजन, और उसके अंदर वो तमाम टॉपिक होंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एग्जाम्स के होने से ठीक पहले आपको पढ़ने चाहिए। वो तमाम टॉपिक, मेरा टारगेट अभी तो शुरुआत के अंदर टारगेट मेरा 100 टॉपिक्स का है और ये टारगेट आगे बढ़ भी सकता है, लेकिन अपन बहुत लिमिटेड टॉपिक के अंदर उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो हर एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, ऐसा हमारी पूरा प्रयास रहेगा। तो आप सभी साथियों का स्वागत है और शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है अपना एक शानदार ड्रग है जो कि आप पीछे नाम आसानी से पढ़ पा रहे हो, जिसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। नाम क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। अपन आज चर्चा करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में। चलिएगा शुरुआत करते हैं अपन मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में। मैग्नीशियम सल्फेट, अपन बात किसके बारे में कर रहे हैं? मैग्नीशियम सल्फेट। जरूर आप लोगों ने इस दवाई का नाम सुना होगा, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट को अगर अपन लिखना चाहें तो एक तो अपन MgSO4 की फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ अपन इसकी ओरल फॉर्म का एक बहुत फेमस ब्रांड आता है जिसको इप्सॉम साल्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इप्सॉम साल्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखो, जब भी अपन कोई दवाई पढ़ते हैं तो उस दवाई की सबसे पहली चीज़ अगर आपको कोई पढ़नी चाहिए तो वो आपको पढ़नी चाहिए कि सर ये कब अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इंडिकेशन क्या रहेंगे सर। तो आप लोगों को मैं इंडिकेशन बता देता हूँ भाई। देखो क्या क्या इंडिकेशन रहेंगे, सुनिएगा बड़े ध्यान से। देखो इंडिकेशन की बात करें तो सबसे पहला जो इंडिकेशन रहता है वो आप लोगों के लिए बड़े काम की चीज़ें रहने वाली है भाई। देखो एक तो प्री एक्लेम्शिया, क्या रहता है? प्री एक्लेम्शिया। दूसरा क्या रहेगा भाई? आपके अक्लेम्शिया। क्या रहेगा? अक्लेम्शिया। उसके अलावा मैं बात करता हूँ भाई, देखो अस्थमा। किसके अंदर? अस्थमा के अंदर। उसके अलावा कार्डियक डिसअर्थमिया रहता है जिसके अंदर अपन टॉर्सेड्स डी पॉइंटस, जिसके अंदर क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, उसके अलावा हाइपोमैग्नीसीमिया की कंडीशन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं? इसको कॉमनली यूज कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट को आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है। प्री एक्लेम्शिया, अक्लेम्शिया, अस्थमा। देखो प्री एक्लेम्शिया और अक्लेम्शिया के अंदर तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन उनके बारे में अपन थोड़ी विस्तार से भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके अलावा जैसे कि अस्थमा हो गया, अस्थमा के अंदर आपको पता है स्मूथ मसल्स का क्या हो जाता है? कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने के अंदर एज ए ब्रोंकोडायलेटर काम किया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट को, ठीक है। उसके अलावा टॉर्सेड डी पॉइंटस, जिसके अंदर क्या होता है भाई? आपके कार्डियक डिसअर्थमिया होता है। तो ये क्या करता है? मैग्नीशियम सल्फेट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज करके उस अबनॉर्मल कंडक्शन को स्लो करवाता है। प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल होता है, देखने को मिलता है यहाँ पर। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन है जिसमें अपन ओरल फॉर्म के अंदर है ना एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के कॉम्बिनेशन में देते हैं, जो कि आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करवाने में मदद करता है, एज ए लैक्सेटिव एक्ट करता है। उसके अलावा अगर आपके ब्लड के अंदर सीरम मैग्नीशियम का लेवल कम हुआ है तब भी इसको अपन यूज कर सकते हैं। एक और इंडिकेशन आप लिखना चाहें तो प्रीटर्म लेबर के अंदर ये एज ए टोकोलाइटिक्स काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एज ए टोकोलाइटिक्स एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये तो तमाम क्या हो गए भाई? इंडिकेशन हो गए। प्री एक्लेम्शिया और अक्लेम्शिया के बारे में थोड़ी अपन चर्चा करेंगे, इसमें उस तरीके से किस तरीके से इसका यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई सर इंडिकेशन तो आपने बता दिए, अब आप उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताओ। ऐसी कोई कंडीशन है क्या कि और जिसके अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहता हो मैग्नीशियम? आप लोगों को मैं बता देता हूँ, मैग्नीशियम सल्फेट 2 जगह कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, जिसमें अंदर एक कंडीशन आप लोगों ने सुनी सी होगी, दूसरी भी आपको सुनी लोगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। पहली कंडीशन है भाई माइस्थीनिया ग्रेविस। जो ये माइस्थीनिया ग्रेविस डिजीज है ना, इसके अंदर ऑलरेडी मस्कुलर वीकनेस होती है और ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये मस्कुलर वीकनेस को और ज़्यादा क्या करता है? सीवियर करवा देता है, ठीक है। तो उसमें यूज़ नहीं करना होता है। एक उसका इंपॉर्टेंट रहता है भाई आपके हार्ट ब्लॉक, ऑलरेडी कंडक्शन स्लो होता है और ये और ज़्यादा स्लो करवा सकता है।
ऐसी कंडीशन के अंदर हार्ट ब्लॉक और माइसिनिया ग्रेविस के अंदर अपने को यूज नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा अपन अगर इसके रूट की बात करें तो ये रूट देखो ओरल फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है, ये इंट्राविनस फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, और उसके साथ साथ में अपन इस ड्रग को इंट्रामस्कुलर फॉर्म के अंदर भी यूज कर सकते हैं, इंट्रामस्कुलर फॉर्म के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो ये 3 इसकी क्या रहेगी, मुख्य फॉर्म रहेगी, रूट, ओरल, इंट्राविनस और इंट्रामस्कुलर फॉर्म के अंदर इंपॉर्टेंस ही रहेगी डियर, है ना। अब देखिएगा रूट के बाद अपन जो बात करेंगे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट किसके संबंधित में, तो वो अपना सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा प्री एक्लेम्शिया, किसके अंदर, प्री एक्लेम्शिया, स्पेशली सीवियर प्री एक्लेम्शिया की बात कर रहे हैं अपन। और उसके साथ में अपन बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, अपन बात किसके बारे में करेंगे, एक्लेम्शिया के बारे में बात करेंगे। अगर अपन एक्लेम्शिया के बारे में बात करते हैं तो देखो बड़े ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट को, ठीक है। अगर अपन एक्लेम्शिया के अंदर बात करते हैं तो भाई अपन इसको ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर अपन इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की मैं बात करूं तो ये क्या करता है भाई, आपके ये प्रिवेंट करता है भाई, प्रिवेंट वैसो कंस्ट्रिक्शन, यूट्राइन आर्टरी के अंदर वैसो कंस्ट्रिक्शन को प्रिवेंट करेगा। साथ ही साथ ये क्या करता है भाई, न्यूरो प्रोटेक्टर का काम करता है, आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को प्रोटेक्ट करता है, बोले तो न्यूरो प्रोटेक्टर एक्शन रहता है इसका, है ना, ठीक है। ये इसका दो मेन जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है। उसके अलावा ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक करके, है ना, आपके सीजर के एक्टिविटी को क्या करता है, रोकता है, ठीक है। अब इसको देने के 2 मेथड होते हैं ना, स्पेशली एक्लेम्शिया की मैं बात करता हूँ तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के जो मेथड है ना, वो 2 मेथड है। आप लोगों ने उस मेथड के बारे में अपने नोटसेट के अंदर सवाल पूछा गया था। पहला मेथड है जिसका नाम है प्रिटचार्ड, क्या नाम मेथड का नाम है, प्रिटचार्ड मेथड नाम है। और अगर मैं प्रिटचार्ड मेथड की मैं बात करूं तो ये इंट्रामस्कुलर मेथड है, कैसा मेथड है, इंट्रामस्कुलर मेथड है। और लेकिन इसके अंदर अपन यूज जो करेंगे, नाम इंट्रामस्कुलर है, बाकी अपन आईवी भी यूज करेंगे और आईएम भी यूज करेंगे, और इसी को अपन मेथड ऑफ चॉइस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं अपन, मेथड ऑफ चॉइस के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कैसे जानते हो सर, देखो अगर आप प्रिटचार्ड मेथड की बात करें तो उसके अंदर अपन सबसे पहले बात किसकी करेंगे, लोडिंग डोज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लोडिंग डोज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब लोडिंग डोज की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर क्या किया जाता है भाई, 4 ग्राम बाई इंट्रावीनस रूट, 4 ग्राम बाई इंट्रावीनस रूट। किस रूट के द्वारा देंगे अपन, इंट्रावीनस रूट के द्वारा देंगे, ओवर 3 to 5 मिनट, 3 से 5 मिनट के अंदर आपको आईवी रूट के द्वारा इसको एडमिनिस्टर करना है। साथ ही 5 ग्राम ऑन ईच बटक्स, ऑन 5 ग्राम इंट्रामस्कुलर, 5 ग्राम जो देंगे वो किसके रूट, मतलब कौन से रूट के द्वारा देंगे, इंट्रामस्कुलर रूट के माध्यम से देंगे, ऑन ईच बटक्स, ऑन ईच बटक्स, ठीक है। उसके अलावा याद रखना इसी के अंदर अगर अपन मेंटेनेंस डोज की बात करेंगे ना, मेंटेनेंस डोज की अगर अपन बात करें तो ये मेंटेनेंस डोज के अंदर अपन क्या करेंगे भाई, ये अपन रिपीट करेंगे कितना, 5 ग्राम ऑन ईच बटक्स, 5 ग्राम इंट्रामस्कुलर, 5 ग्राम इंट्रामस्कुलर, 5 ग्राम इंट्रामस्कुलर एवरी 4 आवरली, एवरी 4 आवरली, है ना। तो देखो 3 चीजें भाई, सबसे पहले अपन 4 ग्राम क्या देंगे, वो अपन क्या देंगे, आईवी देंगे ओवर 3 to 5 मिनट, ठीक है। उसके बाद अपन 5 ग्राम क्या देंगे, इंट्रामस्कुलर देंगे ऑन ईच बटक्स, मतलब टोटल 10 ग्राम देंगे, बटक्स नंबर इन 2 रहते हैं, ऐसे आपको पता ही है इसके बारे में। तो उसके साथ साथ में मेंटेनेंस डोज अपन वही जो अपन दे रहे थे लास्ट के अंदर, मतलब 5 ग्राम ऑन ईच बटक्स देना है, एवरी 4 आवरली उसको रिपीट करना होता है, ठीक है। अब देखो जो इसकी आईवी अपन देते हैं ना, उसके अंदर जो इसकी डाइल्यूशन होती है वो 20% रहती है, ध्यान रखिएगा 20% देते हैं। और आईएम के अंदर इसकी जो कॉमनली डाइल्यूशन रहती है वो आपके 50% के अराउंड रहती है, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा जो मेथड है वो दूसरा मेथड है जुस्पान एंड सिबई, जिसका नाम क्या भाई आपके, जुस्पान एंड सिबई रहता है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर अपन इसको अपन इंट्रावेनस मेथड के नाम से जानते हैं, जुस्पान एंड सिबई,
मेथड, जुस्पान एंड सिबई मेथड। अगर अपन जुस्पान और सिबई मेथड की बात करें तो जिसके अंदर सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे लोडिंग डोज की, तो इसकी जो लोडिंग डोज रहेगी वो रहेगी आपके 4 to 6 ग्राम स्लोली IV, स्लोली इंट्रावीनस रूट ओवर 15 to 20 मिनट, ठीक है। उसके साथ में अगर अपन बात करें मेंटेनेंस डोज की, किसकी बात करें अपन, मेंटेनेंस डोज की अगर अपन बात करें तो मेंटेनेंस डोज के अंदर क्या होगा भाई आपके, सिंपल सा 1 to 2 ग्राम, 1 to 2 ग्राम अपन बात करेंगे, जो कि अपन किसके आधार पर देंगे, पर हार IV इन्फ्यूजन के माध्यम से देंगे, पर हार IV इन्फ्यूजन के माध्यम से इसको अपन देंगे। डियर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखो, अब अगर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या होगा भाई, मेंटेनेंस डोज तक हो गया। दो अलग अलग मेथड है, आपसे पूछा जाए इस मेथड को अपन इंट्रावीनस मेथड के नाम से जानते हैं। कौन सा मेथड, इंट्रावीनस मेथड के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो प्रिचर्ड मेथड था वो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है और उसको अपन IM और IV दोनों देते हैं, लेकिन फिर भी उसको कॉमनली इंट्रामस्कुलर मेथड के नाम से अपन जानते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करना भाई, अगर अपन बात करें, अगर आप डोज रिपीट करते हो, रिपीट के समय क्या क्या चीजें को मॉनिटर करना होता है ना, मॉनिटरिंग। अगर अपन इसकी क्या क्या चीजें मॉनिटरिंग करेंगे, जो डिटेक्ट करने के लिए कहीं टॉक्सिसिटी तो नहीं होगी, उस लेवल को उसको असेस करने के लिए अपन रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, तो 3 चीज़ों का देखना बेहद जरूरी होता है। एक तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स, क्या चेक करते हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्स चेक करते हैं, जिसको अपन नी जर्क रिफ्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको अपन नी जर्क रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए भाई आपके, ये आपके +2% होना चाहिए। कितना परसेंट होना चाहिए भाई आपके, +2% होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, या एटलीस्ट परसेंट तो यहाँ पर मस्ट होना ही होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो नॉर्मली +2 होता है। उसके अलावा यूरिन आउटपुट, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए आपने, दूसरी यूरिन आउटपुट जो होना चाहिए वो आपके मोर देन 30 ml/h होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मोर देन 30 ml/h होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या मॉनिटर करोगे आप, रेस्पायरेशन रेट। कौन सी रेट भाई, अपन रेस्पायरेशन की रेट को मॉनिटर करना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना कि रेस्पायरेशन जो रेट होनी चाहिए वो मोर देन 12 ब्रीथ पर मिनट होनी चाहिए, मोर देन 12 ब्रीथ पर मिनट होनी चाहिए। तो जब भी अगर किसी पर्सन को मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हो तो आपको 3 चीज़ें चेक करनी है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, यूरिनरी आउटपुट, यूरिन आउटपुट और रेस्पायरेशन रेट। अगर डिमिनिश्ड होंगे या अगर डिस्टर्ब्ड होंगे तो इसी सीक्वेंस के अंदर होंगे। सबसे लास्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। और सबसे पहले क्या होगा, डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या होंगे, डिमिनिश्ड होंगे। तो ये चीज़ आपको क्या रखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। अब अपन इनके नॉर्मल लेवल के ऊपर अपन बात करते हैं भाई, अपन कह सकते हैं सीरम लेवल ऑफ मैग्नीशियम। अगर अपन बात करें सीरम लेवल ऑफ मैग्नीशियम की, तो आपको ध्यान रखना भाई, ड्रग के दौरान सीरम लेवल ऑफ मैग्नीशियम की अगर अपन बात करें तो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, वो से लेकर अपन आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट होगा 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जो इसका क्या भाई नॉर्मल थेरेपेटिक लेवल है। कैसा लेवल है इसका, नॉर्मल थेरेपेटिक लेवल है। सवाल पूछा जाता है मैग्नीशियम सल्फेट का नॉर्मल थेरेपेटिक लेवल क्या होता है, तो याद रखिएगा 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसका नॉर्मल थेरेपेटिक लेवल माना जाता है। अगर अपन बात करें 8 to 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 8 to 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा अगर इसका लेवल, तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स डिमिनिश हो सकते हैं। क्या डिमिनिश हो सकते हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या हो सकते हैं भाई आपके, डिमिनिश्ड हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, डीप टेंडन रिफ्लेक्स डिमिनिश्ड हो सकते हैं। कब, जब अगर इसका लेवल 8 to 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पहुंच गया, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा अगर अपन इसका लेवल बढ़ेगा बोले तो अपन कह सकते हैं 10 to 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हुआ तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन इसके आगे पर्सपेक्टिव के ऊपर चर्चा करें तो अगर इसका लेवल
इसका लेवल और जैसे 15 हुआ, 15 से भी अगर अपन देखो लेवल और जैसे धीरे धीरे बढ़ेगा तो ये रेस्पिरेटरी जो डिप्रेशन होगा वो और ज़्यादा क्या होता जाता है, सीवियर होता जाता है। अगर इसका लेवल 25 से लेकर 25 से 30 मिलीक्यूलेंट पर लीटर हुआ तो ऐसी कंडीशन के अंदर पर्सन को क्या आ सकता है भाई, आपके कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। पर्सन को क्या हो सकता है, आपके कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर ज़्यादा सीवियर लेवल एलिवेट हुआ तो पर्सन को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब आप कहोगे सर ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो आप लोगों को ध्यान रखना है भाई इसका एंटीडोट। क्या ध्यान रखना है, एंटीडोट। और अगर एंटीडोट की बात करें तो इसका एंटीडोट क्या रहेगा भाई, आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम सल्फेट का जो एंटीडोट होता है वो होता है भाई आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट रहता है, जिसके लिए अपन क्या करते हैं भाई, रूल ऑफ 10 यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं अपन, रूल ऑफ 10 यूज़ करते हैं, जिसके अंदर ये 10 ml होता है, 10% होता है, और उसको अपन 10 मिनट के अंदर क्या करना होता है, एडमिनिस्टर करना होता है। ठीक है, उसके अलावा एक सवाल पूछा जाता है, एक पेशेंट के अंदर हाइपर कैलेमिया है, सबसे पहले दी जाने वाली ड्रग कौन सी होगी, तो सबसे पहले देने वाली ड्रग भी कौन सी होगी, आपके कैल्शियम ग्लूकोनेट। इन केस ऑफ हाइपर कैलेमिया के अंदर सबसे पहली दी जाने वाली ड्रग कौन सी होती है, एक सवाल इस तरीके से बनता है, क्योंकि ये क्या करता है भाई, इट हेल्प इन स्टेबलाइज कार्डिक मेम्ब्रेन। जो कार्डिक डिसअरिथमिया होने का रिस्क होता है हाइपर कैलेमिया की वजह से, उसको प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट कार्डियक डिसअरिथमिया by stabilizing cardiac membrane, कार्डियक मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने के अंदर ये मदद करेगा, स्टेबलाइजिंग कार्डियक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो टॉप पॉइंट्स है, ठीक है, और इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं थ्योरेटिक लेवल से लेकर अलग अलग सारे जो अपन कह सकते हैं इसके यूज से लेकर, इसके एक्शन से लेकर, इसके टॉक्सिसिटी लेवल से, तो तमाम क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो तमाम पॉइंट को आपको क्या रखना है, याद रखना है डियर, है ना। तो आप इसी सेशन में जुड़े, इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं एक नए सेशन के अंदर, तब तक के लिए आगे दीजिएगा नमस्कार। और साथ ही साथ आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करिएगा, कोई क्वेरी है तो कमेंट करिएगा, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। थैंक यू डियर्स।